नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में जिस तरीके से बवाल हुआ, उसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उलझ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर हैं। अमित शाह के लिए तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी जी के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें रेंगना पड़ेगा। और मुर्शिदाबाद दंगों की जिम्मेदारी अमित शाह के सिर पर मढ़ रही हैं ममता बनर्जी। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का बयान बता देते हैं कि क्या कुछ है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा, बीजेपी के पास बहुमत है, वो आईटी नेटवर्क का इस्तेमाल करके बंगाल के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। वो सब अमित शाह की कंपनियां हैं। मैंने पहले कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर गृह मंत्रालय कालिदास की तरह जिस डाली पर बैठा है उसे काटने की कोशिश करेगा तो मुझे इसके बारे में बात करनी होगी। अमित शाह मोदी के बाद कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। मोदी के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें रेंगना होगा। ये बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है और अमित शाह पर वो तंज कस रही हैं। आईटी सेल पर दोष मढ़ रही हैं कि जैसा शाह चाह रहे हैं वैसा बंगाल की तस्वीर दिखाई जा रही है। पंकज जी, आप बंगाल गए, बांग्लादेश के बॉर्डर तक गए, मुर्शिदाबाद गए, आसपास के इलाकों में गए। आईटी सेल छोड़िए, क्या तो कुछ दिखा रहा था, आपने क्या कुछ देखा वो बताइए। ममता बनर्जी जो कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ममता बनर्जी बोल रही है कि दंगे अमित शाह ने कराए, और मैंने जो वहां के लोगों से बात किया वो ये कह रहे थे कि 100 मीटर दूरी पर थाना है, 4 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। स्टेट पुलिस, जरूर अमित शाह ने स्टेट पुलिस को मना किया होगा। जो आसपास के लोग हैं जो दंगों में शामिल थे, स्थानीय लोग उन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं कि कौन था क्या था। उन स्थानीय लोगों को जरूर अमित शाह ने भेजा होगा पथराव करने, अगजनी करने। स्थानीय लोग पहचानने के लिए तैयार हैं। 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब तक मैं धुलिया में था वो सब वहीं के वहीं हैं। ये अमित शाह ने उनको कहा होगा। ये देखिए, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। जो मैंने महसूस किया वो ये है कि हिंसा के एक दिन पहले धुलिया के घोष मोहल्ले में हिंदू घरों की बाकायदा मार्किंग की गई थी, इंक लगाकर। ठीक। उसके बाद जब मस्जिद थी वहां से अनाउंसमेंट होता है कि अब शुरू हो जाओ, और मस्जिद में जो माइक पे ये कहे जाने के 5-7 मिनट के अंदर 1000 लोगों की भीड़ तांडव करना शुरू कर देती है। मस्जिद से जिसने भी अनाउंसमेंट किया है, बंगाल पुलिस के लिए उसे पकड़ना कितना मुश्किल हो सकता है? बहुत आसान। किसने किया है फलाने मस्जिद से तुरंत पता चल जाएगा। स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। बाकायदा मेरे पास उन लोगों की बाइट है जो मुझसे ये कहा है, ऑन कैमरा कहा है। वहां के लोग ये बता रहे थे, नाम ले रहे थे कि टीएमसी का एक नेता है, उसने अपनी गाड़ी से कुचला और भागता चला गया। बीएसएफ वालों ने उसका पीछा किया है। ये अमित शाह ने उस टीएमसी के नेता को कहा होगा कि तुम हिंदुओं को कुचलते हुए आगे बढ़ जाओ। बकायदा ये घोष मोहल्ले की घटना है। जब मैं एक और गांव गया, बेंगबोड़ा गांव, वहां के लोग कह रहे थे कि 1 किलोमीटर दूर थाना है। पहले दिन आए, लोगों ने तांडव मचाया, 5 घर जलाया। हम कॉल करते रहे, पुलिस नहीं आई, बंगाल पुलिस। जब सब चले गए दंगाई, तो बंगाल पुलिस आती है, 4 सिपाहियों की तैनाती की गई, सिर्फ हाथ में डंडा था। और फ्राइडे की बात है, फिर सैटरडे को और आते हैं दंगा, या बाकी घरों को तहस नहस कर देते हैं। 200 घरों की बस्ती है, बेंगबोड़ा की मैं बात कर रहा हूं, और वहां 100 घर बिल्कुल बुरी तरह तबाह कर दिए गए। बंगाल पुलिस ने वहां तैनाती क्यों नहीं की, यह भी जरूर अमित शाह ने कहा होगा। मैं नाम ले रहा हूं, मेरे पास स्थानीय लोगों के बयान है। महिलाओं के सामने नारे लगाए जा रहे थे, या तो इज्जत दो या अपने पति बेटे की जान दो। ये लगा रहे थे नारे। ये भी स्थानीय लोगों ने मुझे बताया। मैं अपनी ओर से एक शब्द नहीं बोल रहा हूं। आप बांग्लादेश बॉर्डर तक गए? मैं ग्राउंड जीरो, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आपने वो वक्त महसूस किया जो दंगा पीड़ित वक्त रहा, दंगे का जो वक्त रहा, इस दौरान आपने और क्या चीज देखी? बांग्लादेश बॉर्डर तक गए, जो कहा गया कि बांग्लादेशी घुसकर आए, घुसपैठी आए, उन्होंने दंगा किया, उसमें कितना सच है? कुछ लोगों ने बताया, आसपास के लोगों ने, ऐसा तो है नहीं घुसपैठिए हवा बन के आ गए होंगे, दिखे नहीं होंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं,
मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि दंगे के दिन बाहर से बांग्लादेशी आए, दंगे के दिन या उससे पहले कोई नहीं आया, वो रेगुलर आ रहे हैं और बस रहे हैं। वो कालियाचक हो जिस बाजार में मैं गया, मालदा हो वहां पे गया, नंगी आंखों से कोई भी जाके देख सकता है भाई। और स्थानीय मुसलमानों से जब आप पूछिएगा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेकर, तो वो बताते हैं कि ये स्थानीय है, ये उस पार वाला है। उनको सब पता है कि कौन उस पार वाला है, कौन ये। वो उनको लैंग्वेज से, बोलने के स्लैंग से सब पकड़ लेते हैं। तो दंगे के दिन कोई आया ऐसा नहीं है, वो आकर रहते थे। और उस दिन, अच्छा बताइए, बांग्लादेश को वक्फ बोर्ड से क्या मतलब? वो क्यों आके यहाँ पे दंगा करेंगे? ममता बनर्जी तो कह रही है कि ममता बनर्जी गृहमंत्री अमित शाह पर, मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि जब हमारे पड़ोसी देश में हालात ठीक नहीं थे तो ऐसे में वक्फ कानून क्यों बनाना था, बिल क्यों पास करवाना था इतनी जल्दी में? अच्छा, भारत में कोई कानून बनेगा तो पाकिस्तान के हालात को देखकर, बांग्लादेश के हालात को देखकर और चाइना के हालात को देखकर बनेगा। आप बताइए कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, हम यहां पे महिला आरक्षण बिल नहीं लागू करेंगे, ऐसा ही करना चाहिए ना ममता बनर्जी के अनुसार। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस आ गए तो एक काम कीजिए कि यहां जो किसानों को 6,000 रुपया दे रहे वो बंद कर दे। खराब है हालत। हमारे देश में जो कानून लागू होगा वो इस देश की परिस्थितियों के अनुसार, इस देश में जो हो रहा है उसके अनुसार होगा। चाइना में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव में क्या हो रहा है उसको देखकर लागू नहीं होगा। अगर कानून लागू करने के बाद कल को बोलेंगे कि विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ ऐसा है, हो गया है, ये सब मैं पॉलिटिक्स है। मैं बता रहा हूं ईमानदारी से फ्रस्ट्रेशन कहां पर है। जब मैं वहां ग्राउंड जीरो पर गया तो ये जो तांडव कर रहे थे, जब से बीएसएफ के लोग उतरे हैं ना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल या रैपिड एक्शन फोर्स, बौखलाए हुए हैं टीएमसी के नेता और जो उस तरह के दंगाई थे। वो कह रहे हैं कि बीएसएफ को इतनी बड़ी संख्या में कैसे तैनात कर दिया। गांव गांव में, गली गली में, हर 10 कदम जाइएगा तो अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात है, कहीं रैपिड एक्शन फोर्स है, कहीं बीएसएफ की बटालियन है वहां पे। फ्रस्ट्रेशन यह है कि मुझे और छूट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि मिशन तो यह था कि हिंदुओं से खाली कर देना है धुलियान को। अब ये बीएसएफ वाले रोड़े हैं, ये कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बीएसएफ के जवान जिस गांव में तैनात है वहां पानी पिला रहे हैं वहां के लोगों को, क्योंकि जिनका घर परिवार सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा वहां, तो वो खाना बना के खिला रहे हैं, पानी पिला रहे। गांव के स्कूल में कैंप था वहां पे। फ्रस्ट्रेशन यह है कि ये बीएसएफ वाले कर रहे हैं, हमारी बंगाल पुलिस ने तो कुछ किया नहीं। बंगाल पुलिस ने बकायदा जो लोग गुहार लगा रहे थे उनसे यह कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तुम खुद समझ लो। इसका भी बयान मेरे पास है जो स्थानीय लोगों ने कहा है। पंकज जी, फ्रस्ट्रेशन इसलिए कि अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए बीएसएफ का जवान तैनात कर दिया, तो अब इसलिए अमित शाह को गाली दे रही है। नहीं, एक बयान जो ममता जी का है, जो मैंने ऊपर टैगलाइन भी दी है कि मोदी के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें रेंगना होगा, ये ठीक वैसा ही बयान नहीं लग रहा है। ये ठीक वैसा ही बयान नहीं लग रहा है जैसे ओवैसी ने कहा कल को मोदी हिमालय में चले जाएगा, योगी मठ में लौट जाएगा, तो तुम लोग को कौन बचाएगा। सब कोई कह रहा है। अभी राहुल गांधी ने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि एक न एक दिन उनकी सत्ता जाएगी, हमारी आएगी, उस दिन हिसाब होगा। ये राहुल गांधी ने कहा था। ओवैसी का आपने बयान सुना ही दिया। मैं वहां गया जो दंगे प्रभावित क्षेत्रों में, वहां के स्थानीय मुसलमान धमकी दे रहे हिंदुओं को, कह रहे हैं कि बीएसएफ कब तक तैनात रहेगा, जिस दिन बीएसएफ चला जाएगा उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, कब तक रक्षा करेंगे बीएसएफ वाले। ममता बनर्जी भी यही कह रही है कि जब मोदी चला जाएगा तो तेरा क्या होगा। ये सब धमकी है इनडायरेक्टली पॉलिश्ड लैंग्वेज में। अब इस देश के लोगों को वास्तव में समझना है कि जिस दिन मोदी या योगी नहीं रहेंगे और आ जाएंगे, बहुत सारे लोग भरे बैठे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आबादी है इस देश में जो भरी बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि जिस दिन इनकी सरकार पलटेगी, हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, उस दिन चुन चुन कर बदला लेंगे। और ये हर तरफ से ये आवाजें आ रही है, कोई नई बात नहीं है। आप जब ग्राउंड जीरो पर थे तो ऐसा आपने और क्या विभत्स देखा जो कि किसी ने बताया हो, किसी परिवार ने आपसे दुख साझा किया? नहीं, परिवार 3-4 जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो सकता है
कि ये कैसे कोई कर सकता है, इतनी हैवानियत दरिंदगी कैसे कोई कर सकता है? बिल्कुल। जब मैं स्थानीय लोग गया तो हिंदू महिलाओं ने बताया कि वो घर पे आके महिलाओं से ये कह रहे थे, या तो अपनी इज्जत दो या अपने पति या बेटे को दो। मैंने पति या बेटे को दोगे उस भीड़ के हाथों तो मारे जाएंगे, और नहीं तो तुम अपनी इज्जत दो तो तुम उन्हें बख्श देंगे, ये महिलाओं ने बताया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि जहां मिक्स्ड मोहल्ले हैं, जहां पे मुसलमान हिंदू दोनों हैं, वहां पे हिंदुओं के घर पे इन दंगों से पहले मार्किंग की गई थी इंक लगा लगा के। ऐसे नॉर्मल चलते रहेगा तो बाहर के दीवार पर किसने इंक हल्का रहा है तो आप गौर शायद नहीं कीजिए, लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के घर पे मार्किंग थी। मैंने देखा है बीच में मुसलमान का घर है और अगल बगल हिंदू का है, तो मुसलमान का घर छोड़ दिया और हिंदुओं के घर पे सिर्फ तोड़फोड़ हुई। इसी से लगता है कि बाकायदा प्लानिंग की गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने ये देखी है, नागपुर में ये हुआ है कि नहीं, चूंकि मैं वहां गया नहीं था तो बोल नहीं सकता, जो मैंने जाके ग्राउंड जीरो पे देखा उसके बारे में बोल रहा हूं। तीसरी जो विभत्स बात ये थी कि एक स्कूल बस था, 40 बच्चे, स्कूली बच्चे, बहुत छोटे छोटे किंडरगार्टन के बच्चे जो रहते हैं ना, बच्चों से भरे बस पे पथराव किया, और बस वाला सिर्फ इतना हिम्मत दिखाया कि एक बगल में कंपाउंड था, गेट जल्दी से वहां खुला हुआ था, उसमें घुसा दिया, प्राइवेट कंपाउंड था। उस घर के मालिक ने रिस्क लेते हुए किसी तरह बच्चों को पथराव के बीच निकाला और अपने घर के कमरे में बंद करके उन बच्चों की जान बचाई। वो बच्चे क्या थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, किसी को नहीं पता, लेकिन स्कूली बच्चे थे। मतलब कि बच्चों को नहीं छोड़ा। एक चौथी जो विभत्स बात यह थी कि जिस गांव में मैं गया था, बैंगबोड़ा में, वहां पे शिवलिंग, जो मंदिर में शिवलिंग थी, उसको उखाड़ कर पेशाब किया उसमें, और रो रहे थे, बिलख रहे थे वहां के लोग। एक परिवार से भयावह स्थिति। मैंने जो गया, एक परिवार से भी आप मिले जो पलायन करके चला गया। देखिए, जो अधिकतर लोग गए हैं पलायन करके, वो मालदा के हाई स्कूल के कैंप पे रखे हुए, सबसे बड़ा कैंप वहां पे है। जिस परिवार से आप मिले उन्होंने क्या कुछ बताया? वो जो कैमरे पे नहीं कह रहे, कैमरे पे कैद तो दर्शकों तक पहुंचा दी जी। वो क्या था, ये जो 15 परिवार था, ये अभी ऐसे मोहल्ले में, मतलब ऐसे गांव में है जो आसपास मुसलमानों से घिरे हुए। इनकी रिश्तेदारी है वहां, इसलिए तुरंत भाग के चले आए। इनके पास चूंकि घर में सब जला दिया तो पैसे नहीं थे बस पकड़कर मालदा जाने के लिए, तो ये पैदल आए हैं नदी पार करके इस गांव में। अब इनको अभी भी खतरा है कि चारों तरफ मुस्लिम है, इनको पता चल जाएगा कि यहां पे छुपे हुए तो मारेंगे। आदिवासी गांव है, ट्राइबल। मैं ये करूंगा कि देखिए, इसमें ट्राइबल जो है ना, वो बचा रहे हैं हिंदुओं की जान, और ट्राइबल गांव देख के वो दंगाई वहां पे नहीं आते, क्योंकि ट्राइबलों पे अगर वहां आदिवासियों पे किया तो फिर वो रिएक्शन होगा। वो अपनी लोकेशन बताने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या बताया पता है? जो छोटे बच्चे थे ना, जो उन पे पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश थी, लेकिन भीड़ में से ही किसी ने बचाया कि अरे छोटा बच्चा, इसको छोड़ दो, इसको ऐसे मत मारो। वो बच्चे इतने डरे हुए थे, मतलब कि आवाज नहीं निकल रही थी वहां पे। एक दो बच्चे, अभी भी आप उन बच्चों को देखिएगा ना, तो मतलब कितना छोटा बच्चा होगा आप अंदाजा, 3-4 साल का लड़का था, कटा छिला का निशान है। भीड़ उसको जो खींच कर रगड़ रहे थे, उतने छोटे बच्चे को। खैर उसी में से किसी को सद्बुद्धि आई कि छोड़ दिया, मारा नहीं। बहुत भयावह स्थिति। बिल्कुल, जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को विस्तार से पंकज जी ने बताया। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि दंगों के जिम्मेदार अमित शाह हैं, उनका IT सेल है, और धमकी भी दे रही हैं कि अगर मोदी चले गए तो फिर तुम क्या करोगे, और बता भी रही हैं कि तुम्हें रेंगना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी कहते हैं कल को मोदी हिमालय में चला गया तो तुमको कौन बचाएगा। बाकी स्थिति जो मुर्शिदाबाद की है, जो मालदा के आसपास इलाकों की है, जो बॉर्डर पर पंकज जी ने देखी, वो आपसे हूबहू उन्होंने साझा की है। बाकी मुर्शिदाबाद से, बांग्लादेश बॉर्डर से जो रिपोर्ट पंकज जी ने की, वो आप तक हमने पहुंचाई है। हर एक रिपोर्ट के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। और मुझे लगता है कि पंकज जी, देश का मीडिया तो जो लुटियंस जोन में बैठता है, उसने जाने की जहमत नहीं उठाई मुर्शिदाबाद तक। नहीं, उनको कोई पता नहीं। मैं एक आखिरी बात बता रहा हूं कि जिस वक्त ये 2 गांव ऐसे थे, जाफराबाद और बैंगबोड़ा, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं दंगों से। जब तक हम वहां पहुंचे तो सारे देश की मीडिया वो डाक बंगला चौराहे पे जहां पुलिस थाना फूका गया था वहीं पे थी, मेन रोड पे, हाईवे पे। हम पहले ऐसी मीडिया है जिसने हिम्मत की वहां तक पहुंचने की, और वहां तक जाने का रास्ता बिल्कुल दोनों तरफ मुसलमान है, एक सिर्फ पट्टी है जाने की, और 2 किलोमीटर सिर्फ गलियारे में चलना पड़ता है, तब उस गांव में पहुंचेंगे। वो जो लोग क्या कहते हैं, और फिर हमने वहां जाकर दिखाया। ठीक है, अब कौन क्यों नहीं गया, क्यों लुटियंस जोन नहीं गया, लेकिन मेरा एक सवाल यह है
कि वो लोग क्यों नहीं गए जो कि हर जगह माइक कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। मुर्शिदाबाद में जान का खतरा था रिपोर्टर्स के जो नहीं गए, या फिर जाना नहीं चाहते थे? नहीं, देखिए, सेकुलर से सेकुलर आदमी हो, जिस वक्त ये हुआ था जब तक हम पहुंचे थे तब तक मुस्लिम मोहल्लों में कोई नहीं जा रहा था। सारी सेकुलरिज्म की हवा वही निकल गई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन लोग जानते हैं कि जो बड़ा बोलते हैं उनकी तरफ से, वो उस दिन अपने ही किसी हिंदू रिपोर्टर को मुसलमान मोहल्ले में भेज देते, तब मैं मानता कि चलो भाई सेकुलरिज्म जिंदा है। कोई नहीं जा रहा था डर के मारे। अब सब जाएंगे, वो जो आता है ना भोज भात के बाद जो कौवा खाने आता है, तो वो अब जाएंगे। देखिएगा आप बहुत सारे रिपोर्ट आएंगे मुस्लिम मोहल्लों में जाके कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मोहल्ले में गए? और मैं मुसलमानों के बीच भी गया, हिंदुओं के बीच भी गया, और आपने देखा होगा जो गंगा किनारे जो हमने किया था वो मुस्लिम मोहल्ला था। और हमने पूछा, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, बड़ा आदमी तो समझदार है, वो जैसे ही कैमरा ऑन होता है बोलता है नहीं देखिए हम तो शांति से रहना चाहते हैं, मैं नहीं इन्वॉल्व था। लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो कह रहे थे कि घोष मोहल्ले को मारो, घोष मोहल्ले को मारो, वो हिंदुओं का मोहल्ला है वहां पे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बोल रहे हो तुम? तो सब बड़े लोगों ने भगा दिया, नहीं नहीं भागो 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 तुम। मैंने बोला कि बच्चे जो है ना वो डिप्लोमेटिक नहीं होते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जरूर बता आपके घर देते में हैं। इस तरह के, हाँ नहीं, इस तरह जो पीछे बोल रहे, देखिए कैमरे के सामने लेकिन वो जो बच्चे खेल रहे थे ना वहां पे, उन्होंने सच्चाई बयान की। अभी भी वो कह रहे हैं कि घोष मोहल्ले को मारो, तब ये वही है असली टारगेट। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जो ममता कह रही हैं और जो ग्राउंड पर है, जो पंकज जी ने साझा किया, उसे सुनने के बाद आपकी राय क्या है बताइएगा, जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।